नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के दस्तावेज। ये कोई मामूली सरकारी पॉलिसी पेपर नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो भारत के करोड़ों बच्चों के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि 34 साल बाद आई इस नई शिक्षा नीति का असल मतलब क्या है। क्या ये वाकई भारतीय शिक्षा में कोई क्रांति लाएगी, या ये बस आप कह सकती हैं पुराने सिस्टम पर एक नया पेंट है। एक बहुत बड़ा सवाल है ये। और इसे समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, जिसे FLN कहते हैं। हाँ, FLN। क्या ये सीखने की मजबूत नींव है या रटने की एक नई वजह बन जाएगी? फिर बचपन की शुरुआती देखभाल और शिक्षा यानी ECCE। क्यों कहा जा रहा है कि 6 साल की उम्र ही सब कुछ तय कर देती है? और आखिर में स्कूल का वो नया 5+3+3+4 ढांचा। मतलब हम 10+2 सिस्टम को अलविदा क्यों कह रहे हैं? और ये समझना जरूरी है कि ये स्वतंत्र भारत की सिर्फ तीसरी शिक्षा नीति है। सिर्फ तीसरी? हाँ, 1968 और 1986 की नीतियों के बाद। इसका लक्ष्य सिर्फ सिलेबस बदलना नहीं है, बल्कि शिक्षा की पहुंच, बराबरी और क्वालिटी जैसे बड़े सवालों का जवाब देना है। और इन सब के पीछे एक बड़ा सपना है, भारत को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। चलिए तो फिर सीधे सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। FLN दस्तावेजों में ये शब्द बार बार आता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में FLN का मतलब है कि एक बच्चा दी हुई कहानी को समझकर पढ़ सके। ठीक है। और रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे मोटे गणित के सवाल जैसे जोड़ घटाव वो हल कर सके। ये शिक्षा की ABC और 1 2 3 है बस। ठीक है, मतलब पढ़ने और गिनने की बुनियादी क्षमता। हाँ, और इसे जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने 2021 में निपुण भारत मिशन शुरू किया। अच्छा, निपुण भारत। जी, और दिलचस्प बात यह है कि इसका एक बहुत ही साफ टारगेट है। 2026-27 तक तीसरी कक्षा पास करने वाले हर बच्चे को ये कौशल आना ही चाहिए। हर बच्चे को? हाँ, हर बच्चे को। नीति इसे भविष्य की सारी पढ़ाई के लिए एक आप कह सकती हैं नॉन निगोशिएबल शर्त मानती है। सोचिए, अगर किसी इमारत की नींव ही कमजोर हो तो आप उस पर कितनी भी अच्छी मंजिलें बना लें, वो ढह जाएगी। एक मिनट, यहाँ मुझे एक विरोधाभास दिख रहा है। बताइए। यही दस्तावेज एक तरफ रोट लर्निंग यानी रटने की आदत को भारतीय शिक्षा की सबसे बड़ी बीमारी बताते हैं। बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ आप FLN पे इतना जोर दे रहे हैं कि स्कूल सिर्फ परीक्षा पास कराने और गिनती सिखाने की मशीन बन सकते हैं। तो क्या हम एक समस्या को ठीक करने के लिए दूसरी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा और जायज सवाल है, और यही FLN की सबसे बड़ी चुनौती है। डर यह है कि जब आप मानकीकृत परीक्षाओं यानी स्टैंडर्ड टेस्ट्स के आधार पर स्कूलों और शिक्षकों के प्रदर्शन को आंकेंगे तो एक होड़ मच जाएगी। अच्छा। खराब रिजल्ट का डर स्कूलों को टीचिंग टू द टेस्ट की ओर धकेल सकता है। मतलब शिक्षक सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो परीक्षा में आने वाला है? बिल्कुल, ताकि उनका स्कूल अच्छा प्रदर्शन करे। इसमें गहरी समझ और सीखने का जो आनंद है वो कहीं पीछे छूट जाता है। मतलब बच्चे सीखेंगे नहीं, बस परीक्षा के लिए ट्रेन किए जाएंगे। बिल्कुल। और इससे एक दूसरी समस्या पैदा होती है जिसे विशेषज्ञ फॉल्स फ्रेमिंग कहते हैं। फॉल्स फ्रेमिंग? हाँ, ये सोच कि पहले बुनियादी बातें सीखो और सोचना समझना बाद में। अच्छा। यानी पहले 5 साल सिर्फ रटना है और सवाल पूछने और नई चीजें सोचने का काम बाद में होगा। लेकिन क्या है कि दिमाग ऐसे काम नहीं करता। सही बात है। रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच कोई ऐसा बटन नहीं है जिसे आप 8 साल की उम्र में अचानक ऑन कर देंगे। ये सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए शुरुआत से ही। ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब आप कह रही हैं कि इस नीति से अनजाने में ही सही अमीर और गरीब बच्चों की शिक्षा के बीच की खाई और भी गहरी हो सकती है। यही सबसे बड़ा खतरा है। इससे एक 2 स्तरीय शिक्षा प्रणाली बनने का डर है। एक तरफ महंगे प्राइवेट स्कूलों के बच्चे होंगे जहां प्रोजेक्ट्स, आर्ट्स, संगीत और क्रिटिकल थिंकिंग पर ध्यान दिया जाएगा। और दूसरी तरफ सरकारी और कम फीस वाले स्कूलों के बच्चे होंगे जिनका पूरा जोर सिर्फ बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की परीक्षा पास करने पर होगा। अरे बाप रे। एक तरफ बच्चे कोडिंग और रोबोटिक्स सीखेंगे और दूसरी तरफ वो जो शायद सिर्फ अक्षर ज्ञान और गिनती में ही अटके रह जाएंगे,
ये अनजाने में सामाजिक भेदभाव को और बढ़ा सकता है। तो मतलब FLN जरूरी तो है, लेकिन इसे लागू करने का तरीका तय करेगा कि ये वरदान बनेगा या अभिशाप। बिल्कुल। चलिए, अब उस उम्र पर आते हैं जिससे इस नीति में शायद सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। दस्तावेजों में एक तथ्य मुझे चौंका गया कि 6 साल की उम्र तक एक बच्चे के दिमाग का 85% से ज्यादा विकास हो चुका होता है। जी, 85%। अरे वाह, 85%। मतलब एक बच्चे के भविष्य की सबसे जरूरी नींव तो उसके पहली कक्षा में कदम रखने से पहले ही रखी जा चुकी होती है। ये तो हम में से ज्यादातर माता पिता सोचते भी नहीं होंगे। बिल्कुल, और यही आंकड़ा बचपन की शुरुआती देखभाल और शिक्षा यानी ECE को इतना जरूरी बना देता है। और दिलचस्प बात यह है कि NEP 2020 ECCE को सिर्फ स्कूल की तैयारी के तौर पर नहीं देखती। अच्छा। इसका मकसद बच्चे का 360 डिग्री विकास करना है। उसकी सोचने समझने की क्षमता, सामाजिक और भावनात्मक विकास और शारीरिक विकास। ये संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 4.2 से भी सीधा जुड़ा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक दुनिया के हर बच्चे को अच्छी शुरुआती शिक्षा देना है। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए NEP 2020 में क्या ठोस योजना है? क्या ये सिर्फ कागज पर है या जमीन पर भी कुछ बदल रहा है? योजना काफी महत्वाकांक्षी है। पहला लक्ष्य है 2030 तक हर बच्चे को ECE के दायरे में लाना। इसके लिए आंगनवाड़ियों को मजबूत करने पर सबसे ज्यादा जोर है। उन्हें सिर्फ पोषण केंद्र नहीं बल्कि शिक्षा केंद्र बनाया जाएगा। कैसे? बेहतर बिल्डिंग, खेल खिलौने और सबसे जरूरी अच्छी तरह से ट्रेंड शिक्षक। और इसे लागू कौन करेगा? कोई एक मंत्रालय? यहीं पर एक बड़ा बदलाव है। ये काम कोई एक मंत्रालय अकेले नहीं करेगा। तो फिर? शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये 4 मंत्रालय मिलकर इसे लागू करेंगे। 4 मंत्रालय? हाँ। सोच ये है कि बच्चे का विकास सिर्फ शिक्षा से नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य और पोषण से भी जुड़ा है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 4 अलग-अलग मंत्रालयों के बीच तालमेल बिठाना तो वो किसी ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर से कम नहीं होगा। क्या ये हकीकत में संभव है? और यहीं पर सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो यही तालमेल की है। दूसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती आंगनवाड़ियों में ट्रेंड शिक्षकों की भारी कमी है। सही बात है। आज भी ज्यादातर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर पोषण और स्वास्थ्य की इतनी जिम्मेदारियां हैं कि उनके पास शिक्षा पर ध्यान देने का समय या ट्रेनिंग ही नहीं होती। और प्राइवेट प्री स्कूलों का क्या, जो हर गली नुक्कड़ पर खुल गए हैं? वो एक अलग ही समस्या है। ज्यादातर प्राइवेट प्री स्कूल आज भी ECCE की मूल भावना के खिलाफ काम कर रहे हैं। मतलब? वहाँ खेल खेल में सिखाने के बजाय 3 साल के बच्चों को पेंसिल पकड़कर ABCD और 1 2 3 रटाया जाता है, जो उनके दिमाग के विकास के लिए सही नहीं है। मतलब ECCE का जो असल मकसद है, खेल के जरिए दुनिया को समझना, वो पूरा ही नहीं हो रहा। सही कहा, और इसका असर दिखता भी है। 2017 में अंबेडकर विश्वविद्यालय की एक स्टडी आई थी। अच्छा। उसमें पाया गया कि दिल्ली में प्री प्राइमरी शिक्षा पूरी करने के बावजूद ज्यादातर बच्चे पहली कक्षा के लिए तैयार नहीं थे। सच में? हाँ, उन्हें अक्षर पहचानने में, साधारण निर्देश समझने में दिक्कत आ रही थी। यह दिखाता है कि सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजना काफी नहीं है, वहाँ उन्हें क्या और कैसे सिखाया जा रहा है, ये ज्यादा जरूरी है। तो ECCE के जरिए बच्चों के दिमाग को सीखने के लिए तैयार किया जाएगा और FLN से उन्हें बुनियादी टूल्स दिए जाएंगे। लेकिन ये सब एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। वो पुराना 10+2 का ढांचा जिसमें हम सब पढ़कर बड़े हुए, अब इतिहास हो गया है। बिल्कुल। तो आखिर ये नया 5+3+3+4 सिस्टम दिखता कैसा है और ये पुराने वाले से बेहतर क्यों माना जा रहा है? देखिए, ये बदलाव सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये बच्चों के दिमागी और शारीरिक विकास के अलग अलग चरणों पर आधारित है। अच्छा। पहला है 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज। इसमें 3 से 8 साल तक के बच्चे आते हैं, यानी प्री स्कूल के 3 साल और क्लास 1 और 2। यहाँ पूरा जोर खेल, कहानी, संगीत और गतिविधियों पर होगा। कोई भारी बस्ता नहीं, कोई परीक्षा का तनाव नहीं। मतलब सीखने की शुरुआत खेल से होगी। लेकिन क्या इससे माता पिता को ये चिंता नहीं होगी कि हमारे बच्चे तो बस खेल रहे हैं, पढ़ाई कब करेंगे? ये मानसिकता बदलने की जरूरत है और नीति इसी पर जोर देती है। इस उम्र में खेल ही पढ़ाई है ना? सही है। बच्चे खेलने से ही सीखते हैं। इसके बाद आता है 3 साल का प्रिपेरेटरी स्टेज। 8 से 11 साल की उम्र के लिए
यानी क्लास 3 से 5 तक। यहाँ थोड़ी औपचारिक पढ़ाई शुरू होगी, लेकिन पढ़ाने का तरीका इंटरैक्टिव और खोज आधारित ही रहेगा। और विषय? यहीं से छात्रों को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों की दुनिया से परिचित कराया जाएगा। और इसके बाद मिडिल स्कूल स्टेज? हाँ, अगला 3 साल का मिडिल स्टेज है 11 से 14 साल की उम्र के लिए, यानी क्लास 6 to 8। यहाँ एक बड़ा बदलाव आएगा, विषय शिक्षकों की शुरुआत होगी। अच्छा, मतलब सब्जेक्ट टीचर्स। जी, यानी अब एक ही टीचर सब कुछ नहीं पढ़ाएगा, बल्कि गणित के लिए अलग, विज्ञान के लिए अलग एक्सपर्ट टीचर होंगे। इससे विषयों की गहरी समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। और यहीं से वोकेशनल ट्रेनिंग भी शुरू होगी। हाँ, यहीं से बच्चों को कोडिंग जैसे वोकेशनल विषय भी सिखाए जाएंगे। और आखिर में आता है 4 साल का सेकेंडरी स्टेज, जहां सबसे बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, ये 14 से 18 साल की उम्र के लिए है, यानी क्लास 9 से 12 तक। और यहाँ सबसे बड़ी क्रांति है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जैसी सख्त धाराओं का अंत। स्ट्रीम्स खत्म। छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चुनाव कर सकेंगे। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है कि कोई छात्र फिजिक्स के साथ इतिहास पढ़ सकेगा, लेकिन क्या ये हकीकत में संभव है? क्या हमारे स्कूलों के पास इतने तरह के शिक्षक और संसाधन हैं? कहीं ये सिर्फ कुछ अमीर बड़े शहरों के स्कूलों के लिए ही अच्छी लगने वाली बात तो नहीं? ये जमीनी हकीकत का सबसे मुश्किल सवाल है। इस लचीलेपन को लागू करने के लिए स्कूलों को अपने टाइम टेबल, अपने शिक्षकों की ट्रेनिंग, सब कुछ बदलना होगा। ये आसान नहीं होगा। लेकिन इसके पीछे का विचार ये है कि ज्ञान को खानों में बांटकर नहीं देखा जा सकता। एक अच्छा वैज्ञानिक बनने के लिए भी रचनात्मक सोच की जरूरत होती है, जो शायद कला या साहित्य से आए। इस स्टेज पर रटने की जगह गहरी सोच, विश्लेषण और जिंदगी से जुड़े सवालों पर जोर होगा। तो ये सिर्फ ढांचा नहीं बदल रहा, बल्कि सिखाने का तरीका भी बदल रहा है। इस नए तरीके के पीछे का दर्शन क्या है? इसके पीछे 3 बड़े विचार हैं। पहला है पाठ्यक्रम का बोझ कम करना। अच्छा, सिलेबस कम करना। हाँ, नीति कहती है कि हर विषय में सामग्री को उसकी मूल अनिवार्यता तक कम किया जाएगा। मकसद है रटने के लिए जगह कम करना और सोचने, बहस करने और सवाल पूछने के लिए ज्यादा समय देना। लेकिन ये मूल अनिवार्यता तय कौन करेगा? क्या काटा जाएगा और क्या रखा जाएगा? ये तो अपने आप में एक बड़ी बहस है। ये एक बहुत बड़ी बहस है और इसे लागू करना एक चुनौती होगी, बिल्कुल। दूसरा बड़ा विचार है समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। जी, मतलब शिक्षा का मकसद सिर्फ अच्छे नंबर लाना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्य और 21वीं सदी के कौशल जैसे संवाद, सहयोग और रचनात्मकता सिखाना भी है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी बदलाव है योग्यता आधारित शिक्षा, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की ओर बढ़ना। योग्यता आधारित शिक्षा, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसे आसान शब्दों में कैसे समझें? इसका मतलब है कि अब इस बात पर जोर नहीं होगा कि छात्र क्या जानते हैं, बल्कि इस पर होगा कि वे उस ज्ञान का इस्तेमाल असल जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने के लिए कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये जानने से कर पाने की ओर एक बदलाव है। उदाहरण के लिए सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय को रट लेना काफी नहीं है। योग्यता ये होगी कि क्या छात्र ये समझ सकता है कि एक बढ़ई या एक इंजीनियर एक सीढ़ी को दीवार पर सही कोण पर लगाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करता है। समझ गया। तो ये नोइंग से डूइंग का सफर है। बिल्कुल। और अगर सिखाने का तरीका बदल रहा है तो जाहिर है जांचने का तरीका यानी परीक्षाएं भी बदलेंगी। तो क्या इसका मतलब है कि बोर्ड परीक्षाओं का वो खौफ अब खत्म हो जाएगा? पूरी तरह खत्म तो नहीं, लेकिन उनका स्वरूप जरूर बदलेगा। साल के अंत में होने वाली एक भारी भरकम परीक्षा के बोझ को कम किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार हो सकती हैं और छात्रों को बेहतर प्रदर्शन का मौका मिलेगा। अच्छा। और जोर रटने की क्षमता जांचने पर नहीं, बल्कि मूल अवधारणाओं की समझ और उनके इस्तेमाल पर होगा। और बाकी क्लासेस में? इसके अलावा क्लास 3, 5 और 8 में भी नेशनल लेवल पर परीक्षाएं होंगी, ताकि ये पता चल सके कि सीखने की प्रक्रिया सही दिशा में है या नहीं। मूल्यांकन ज्यादा नियमित होगा, जिसमें सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि छात्र खुद भी अपना मूल्यांकन करेंगे। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बुनियादी शिक्षा से लेकर स्कूल के पूरे ढांचे तक एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश है। लक्ष्य साफ है, रटने की संस्कृति से निकलकर
सीखने, समझने और करने की संस्कृति को अपनाना। बिल्कुल। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि किसी भी नीति की सफलता उसके कागज पर लिखे शब्दों से नहीं, बल्कि उसे जमीन पर उतारने से तय होती है। सही बात है। शिक्षकों की ट्रेनिंग, उन्हें और अधिकार देना, आंगनवाड़ियों को सच में बदलना और इन सब कामों के लिए जरूरी पैसा मुहैया कराना, ये तय करेगा कि ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य हकीकत बनते हैं या नहीं। और इसमें समाज के उन वर्गों तक पहुंचना सबसे जरूरी होगा जो अब तक पीछे छूट गए हैं। हाँ, और नीति में उनके लिए खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, SEDGs। और हमारे श्रोताओं के लिए बता दें, SEDGs यानी सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। जी। इसमें महिलाएं, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े वर्ग के साथ साथ ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी शामिल हैं। नीति का असली इम्तिहान इन तक पहुंचने में है। अंत में इस पूरी नीति की सफलता या असफलता एक ही चीज पर टिकी है, शिक्षक। अगर हम अपने शिक्षकों को बेहतर ट्रेनिंग, सम्मान और काम करने की आज़ादी नहीं दे पाए, तो दुनिया की सबसे अच्छी नीति भी क्लासरूम में जाके दम तोड़ देगी। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार। ये नीति योग्यता आधारित शिक्षा पर बहुत जोर देती है, जहां आपके ज्ञान से ज्यादा आपका हुनर मायने रखता है। अगर ये नीति अपने लक्ष्यों में पूरी तरह सफल हो जाती है, तो सोचिए, क्या आज से 20 साल बाद हमारी पारंपरिक डिग्रियों और मार्कशीट का महत्व खत्म हो जाएगा? बिल्कुल। क्या उनकी जगह एक ऐसा पोर्टफोलियो ले लेगा जिसमें यह दिखेगा कि आपने असल में क्या बनाया, क्या सीखा और आप क्या कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।